आज से 1 साल पहले मैंने ये रिच डैड पुअर डैड पुस्तक खरीदी थी और 1 महीने के अंदर पढ़ी थी। आप यकीन मानिए, 1 साल बाद आज मैं हर महीने लाखों रुपए कमाता हूँ। उस वक्त मैंने इस पुस्तक को खरीदने के लिए 250 रुपये बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पुस्तक को नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे ऑडियो प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर इस बुक की ऑडियो समरी अवेलेबल है, लेकिन आप यकीन मानिए, मैंने हर उस ऑडियो प्लेटफॉर्म को देखा है और सुना है, यहाँ तक कि सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है, लेकिन मुझे दिल की संतुष्टि नहीं मिली है। वहाँ पर कहते कुछ और हैं और अंदर कुछ और होता है। आज से हम शुरू कर रहे हैं बुक रीडर हिंदी पर रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, हर रोज हम आपको रात 10 बजे ये ऑडियो प्रोवाइड करेंगे। बस केवल आपको अपने कानों में हेडफोन्स को लगाना है और आधे घंटे तक इस ऑडियो को सुनना है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा सा कदम आपको कहां से कहां लाकर खड़ा कर सकता है। शुरुआत करते हैं इस बुक के विषय वस्तु से। सबसे पहले है 20 साल दूरदर्शिता, जिसको हम एक पार्ट में बनाएंगे। दूसरे नंबर पर है प्रस्तावना और इसके बाद शुरू होता है इस पुस्तक का अध्याय 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये मैं पुस्तक 2 बार पढ़ चुका हूँ और अब तीसरी बार ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अध्याय 2 है आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। अध्याय 3 अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 4 टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। अध्याय 5 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अध्याय 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। अध्याय 7 बाधाओं को पार करना। अध्याय 8 शुरुआत करना। अध्याय 9 और ज्यादा चाहिए तो ये करें। और अंतिम विचार जो कि इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट ने अपने रीडर को दिए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बुक के पेज नंबर 1 से। आज से 20 साल पहले बीटल्स ने 1 जून 1967 को सर्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज किया। ये तुरंत सफल हो गया, वाणिज्य और आलोचनात्मक सफलता के शिखर पर पहुंच गया। ये एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह तक रहा और अमेरिका में 15 सप्ताह तक नंबर 1 बना रहा। टाइम मैगजीन ने सर्जेंट पेपर्स को संगीत की प्रगति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इसने 1968 में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता। ये सम्मान पाने वाला ये पहला रॉक एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी। द बीटल्स कहानी के विपरीत ये पुस्तक तुरंत सफल नहीं हुई, ना तो वाणिज्यिक दृष्टि से ना ही आलोचनात्मक दृष्टि से। वास्तव में पुस्तक के प्रकाशन और इसके साथ उठे आलोचना के तूफान इसके एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड को मूलतः स्वयं प्रकाशित किया गया था, क्योंकि हम जिस भी पुस्तक प्रकाशन के पास गए, हर एक ने मेरी पुस्तक को ठुकरा दिया। अस्वीकृत के कुछ पत्रों में इस तरह की टिप्पणियां थी, आप ये नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा है कि ज्यादातर प्रकाशक मेरे अमीर डैडी के बजाय मेरे उच्च शिक्षित गरीब डैडी की तरह अधिक थे। ज्यादातर प्रकाशक पैसे के बारे में मेरे अमीर डैडी के सबकों से सहमत नहीं थे, मेरे गरीब डैडी की तरह। 20 साल बाद 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक चेतावनी थी, भविष्य के बारे में सबकों की पुस्तक। 20 साल बाद संसार के करोड़ों लोग मेरे अमीर डैडी के भविष्य के बारे में चेतावनियों और सबकों के बारे में ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। 2020 दूरदर्शिता के साथ कई लोगों ने कहा है कि उनके सबक भविष्यदर्शी थे, भविष्यवाणियां सच हो गईं। इसमें से कुछ सबक ये हैं। अमीर डैडी का सबक नंबर 1,
लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने मेरी पुस्तक को अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि वे अमीर डैडी के पहले सबक से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीरों और बाकी हर व्यक्ति के बीच में बढ़ती खाई के बारे में ज्यादा जागरूक हैं। 1993 और 2010 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी में 50% से ज्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद 1% लोगों के पास गई। तब से स्थितियां बदतर ही हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि 2009 और 2012 के बीच 95% आय उन्हीं सबसे दौलतमंद 1% व्यक्तियों के पास गई। सबक: आय में वृद्धियां कर्मचारियों के नहीं, उद्यमियों और निवेशकों के पास जा रही हैं, उन लोगों के पास नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी का सबक नंबर 2: बचत करने वाले पराजित होते हैं। 20 साल पहले ज्यादातर प्रकाशक अमीर डैडी के इस सबक से पुरजोर तरीके से सहमत थे। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए पैसे बचाना एक धर्म है, गरीबी के आर्थिक मुक्ति है और क्रूर संसार से सुरक्षा है। कई लोगों को तो ऐसा लगा जैसे बचत करने वालों को पराजित कहना ईशान निंदा है। सबक: एक चित्र 1000 शब्दों जितना मूल्यवान होता है। काउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 120 सालों की चार्ट पर नजर डालें और आपको दिख जाएगा कि बचत करने वाले क्यों और कैसे पराजित होते हैं। 1929 का भीमकाय क्रैश: जब आप 1929 के भीमकाय क्रैश की तुलना 21वीं सदी के पहले 3 क्रैशों से करते हैं तो आपको ये समझ आता है कि इस सदी के पहले 3 क्रैश सचमुच कितने भीमकाय थे। नोट छापना: नीचे दिया चार्ट दिखाता है कि हर क्रैश के बाद अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व बैंक ने नोट छापना शुरू कर दिया। अमीर को बचाना: 2000 से 2016 के बीच अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर पूरे संसार के बैंक ब्याज दरों में कटौती करते रहे और नोट छापते रहे। हालांकि हमारे लीडर हमें ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि वे संसार को बचा रहे थे, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि अमीर लोग खुद को बचा रहे थे और गरीब तथा मध्यम वर्गीय लोगों को बस के नीचे फेंक रहे थे। आज कई देशों में ब्याज दर 0 से भी कम है, इसीलिए बचत करने वाले पराजित होते हैं। आज सबसे ज्यादा पराजित लोग गरीब और मध्यम वर्गीय हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे बचाते हैं। अमीर डैडी का सबक: आपका मकान संपत्ति नहीं है। 20 साल पहले 1997 में मुझे अस्वीकृति की पर्ची भेजने वाले हर प्रकाशक ने अमीर डैडी के इस सबक की आलोचना की। आपका मकान संपत्ति नहीं है। 10 साल बाद 2007 में जब सब प्राइज कर्जदारों ने अपने सब प्राइज मॉर्गेज की किस्त चुकाना बंद कर दिया तो संसार का रियल एस्टेट बुलबुला फूट गया और करोड़ों मकान मालिकों को इस सबक की सच्चाई कठोर तरीके से पता चली। उनका मकान सचमुच संपत्ति नहीं है। असली समस्या: ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि रियल एस्टेट क्रैश वास्तव में रियल एस्टेट क्रैश नहीं था। रियल एस्टेट क्रैश गरीब लोगों की वजह से नहीं हुआ था, ये तो अमीरों की वजह से हुआ था। अमीरों ने वित्तीय जुगाड़ करके डेरिवेटिव्स नामक प्रोडक्ट बनाए जिन्हें वॉरेन बफेट ने सामूहिक वित्तीय विनाश के हथियार कहा। जब सामूहिक विनाश के इस वित्तीय हथियारों में विस्फोट हुआ तो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया और दोष गरीब सब प्राइज कर्ज लेने वालों पर मढ़ा गया। 2007 में वित्तीय डेरिवेटिव्स में लगभग $700 ट्रिलियन थे। आज ये अनुमान लगाया जाता है कि वित्तीय डेरिवेटिव्स में 102 क्वाड्रिलियन डॉलर हैं। दूसरे शब्दों में असली समस्या कम नहीं हुई है बल्कि ज्यादा बढ़ गई है। अमीर डैडी का सबक: अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं। 20 सालों पहले कई प्रकाशकों ने यह उजागर करने के लिए रिच डैड पुअर डैड की आलोचना की थी कि अमीर लोग टैक्स में कम कैसे और क्यों देते हैं। एक ने कहा कि ये सबक गैर कानूनी है। 10 साल बाद 2007 में राष्ट्रपति बराक ओबामा पूर्व गवर्नर मिट रोमनी के खिलाफ पुनर्चुनाव के लिए खड़े हुए।
जब ये उजागर किया गया कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी आमदनी का लगभग 30% टैक्स में दिया और गवर्नर रोमनी ने 13% से कम दिया, तो मिट रोमनी की वे नीचे गिरने वाली ढलान शुरू हुई, जिसके बाद वे चुनाव हार गए। एक बार फिर टैक्स 2016 के अमेरिकी चुनाव के केंद्र बिंदु पर बन गया। मिट रोमनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कानूनी रूप से कम टैक्स क्यों देना चाहते हैं? रिच डैड पुअर डैड पुस्तक की शुरुआत होती है प्रस्तावना से, और यहाँ से ही ये असली पुस्तक शुरू होती है। और आप यकीन मानिए, अगर आपने ये पूरी पुस्तक सुन ली तो आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट आपको इस पुस्तक में जो बातें सीखी गई या सिखाने की जो लेखक कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी जिंदगी में उतारना होगा। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना। पेज नंबर 9। मेरे 2 डैडी थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे PhD थे और उन्होंने 4 साल का पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम 2 सालों में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे, दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय पर अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ कर गए। दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीजें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। 2 डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर डैडी का और दूसरा गरीब डैडी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कई बातों पर काफी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। 2 शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत ये थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण से जमीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफी समय तक सोचता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करते हुए खुद से ये सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कई बातों के बारे में भी यही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो ये कहना ज्यादा सरल होता, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या ये कहकर उनके उस दृष्टिकोण को नकार देता कि आसान होता है, उन बुजुर्ग इंसानों को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था।
अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं और गरीब लोग ज्यादा गरीब तथा मध्यम वर्गीय कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की तरह ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे के विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखपालों ने स्कूल कॉलेजेस में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वे जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वो काफी हद तक इसी कारण है, क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम प्रशिक्षण है या जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूं कि जब क्या होगा जब जल्दी हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिता के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिनमें से अधिकतर या तो पहले ही गरीब हैं या गरीब होने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज्यादा असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी में ये कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इस बात को इस तरह पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में बात सोचने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहने से आपका दिमाग किस तरह काम करना छोड़ देता है। दूसरी ओर, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका ये मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज पर दिल आ जाए आप उसे खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत करने का जुनून था, जिसे वे संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम करता हूँ। ये जितना ज्यादा शक्तिशाली बनता है मैं उतने ही ज्यादा पैसे बनाता हूँ। वे मानते थे कि स्वचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपने दिमाग को सुलाए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग को व्यायाम कराने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा ये निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज्यादा कमजोर होते गए। इसे इस तरह समझें, एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नजरिए थे और इससे उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देता है और उत्पादन न करने वाले को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी ये नसीहत देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए।
एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे का कहना था, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधित बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधित बातचीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक कहते थे, जहां पैसे का मामला हो वहां सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था, हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था, मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सकीय लाभ, बीमारी की छुट्टियों के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने 2 चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वे सेना द्वारा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सकीय लाभ और अन्य सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वे प्रायः कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वे सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि ये मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडेटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यावसायिक और वित्तीय योजना कैसे लिखी जाए ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। 2 शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे ये विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बातें कहते थे, मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में ये कहते थे, गरीब होने और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, न ही उनके प्रभाव को कभी पूरी तरह समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण ये नहीं था कि वे कम पैसे कमाते थे। उनकी तनख्वाह काफी अच्छी थी। वे तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। 2 डैडी होने के कारण मैं बचपन में ही बहुत सजग और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों ही शिक्षा और सीखने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी।
एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वे चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल में एमबीए करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं ताकि मैं ये समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और ये सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने ये फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से ही सीखूंगा। इसका मतलब ये निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा, हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थी। पेज नंबर 15, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे प्रिय कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसके सबक का इस्तेमाल लगभग हर दिन करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें अलग अलग जा रही थीं और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक ही को चुनना था और यात्री के तौर पर मैं काफी देर तक खड़ा रहा और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। इसके झुरमुटों में मुड़ने से पहले फिर भी मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः इसका दावा बेहतर था क्योंकि यहाँ घास ज्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थीं जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। ओह, मैंने पहली राह के लिए किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ते खोलता जाता है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहां कभी लौट पाऊंगा। मैं आह भरकर ये कहूंगा, आज से युगों युगों बाद एक जंगल में 2 राहें अलग अलग जा रही थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं और इसी से सारा फर्क पड़ा। इतने वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में विचार किया है। पैसे के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नजरियों को न मानने का निर्णय दुखद था, लेकिन ये एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने ये फैसला कर लिया कि किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक कि मैं 39 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दिया क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया कि मैं वे सब कुछ जान गया था और पूरी तरह समझ गया था जो वे अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। पैसा शक्ति का एक स्वरूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं चलता। इसका कारण ये है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि पैसे कैसे काम करता है। इसीलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी उस वक्त मैं 9 साल का था, इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे 2 सबक सिखाए थे। वे सरल थे, बाकी बातें जो भी हों, उनके सिर्फ 6 मुख्य सबक थे। उन्होंने 30 साल तक दोहराया। ये पुस्तक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है जिन्हें उतनी ही सरलता से बताया गया है जितनी सरलता से अमीर डैडी ने मुझे इन्हें सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ तो मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अधिक दौलतमंद बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे इस लगातार परिवर्तनशील और अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे। तो दोस्तों, आज हमने प्रस्तावना पूरी कर ली है और हम पहुंचे हैं पेज नंबर 16 पर।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। हमारी डेली वीडियो आपको रात को 10 बजे मिलेंगी और बस केवल आपको अपने कानों में हेडफोन लगाकर सुनना है। आप यकीन मानिए 24 घंटे में से अगर आप इन आधे घंटे को अपने लिए बचा लेते हैं तो आप करोड़पति नहीं अरबपति बन सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल को इसी वक्त रात को 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।